जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 7 सितंबर और आज दोस्तों हम तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक इशू हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में से, यहां पे बात करी जा रही है द नेक्स्ट सेट ऑफ रिफॉर्म्स जो कि इंडिया को चाहिए है पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की अगर हम बात करें, या अगर हम बात करें जो बहुत सारे देश अभी बढ़ती इन्फ्लेशन के साथ डील कर रहे हैं, तो इंडिया का अभी क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। एंड अभी पीछे आंकड़े भी आए थे कि हमने 13% ग्रोथ, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है पिछले क्वार्टर में, द क्वार्टर बिटवीन अप्रैल टू जून, उसमें हमने 13% जो है जीडीपी ग्रोथ दिखाई है। तो आगे आने वाले टाइम में और ऐसे कौन से सेट ऑफ रिफॉर्म्स हैं जो कि हम अपना सकते हैं। फिर दोस्तों एक बात करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज वॉचडॉग के बारे, जो कि रशिया के फार ईस्ट रीजन में हेल्ड करी जा रही है। ये हिंदू एक्सप्लेन्स में आर्टिकल आया था, और एक आर्टिकल इन्वायरमेंट से ओरिएंटेड ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में आया है, जहां पे बात करी जा रही है द आइडिया ऑफ क्लाइमेट रिपेरेशन। राइट नाउ द क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों जो क्वेश्चन ऑफ द डे है इसको आपने कहां पे पोस्ट करना है। सो वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। दोस्तों इस ग्रुप का एक्सेस पाने के लिए आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको ये लिंक दिखाई देगा। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके टुवर्ड्स आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा। अगर नहीं किया जाता दोस्तों तो आप इस नंबर पे, ये जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है 6280133177, इस नंबर पे आप अपनी टेलीग्राम की ऐप से हमको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड किया जाएगा। अब बाय द टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे होते हैं तो हमारे टीम के जो मेंबर्स है वो ऑफिस में तब नहीं होते हैं, लेकिन इस नंबर पे या फॉर दैट मैटर हमारे टोल फ्री नंबर पे भी आप बिटवीन 10 to 6 कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो जो हमारी एडमिन टीम होती है वो 6 PM के बाद अवेलेबल नहीं होती है। नाउ अब दोस्तों जहां तक कल वाले क्वेश्चन की बात है, जो कल हमने क्वेश्चन पूछा था रियलिज्म डिप्लोमेसी के बारे, तो वंस अगेन द बेस्ट आंसर इज बाय महिमा पोरवार। नाउ यहाँ पे महिमा ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से पहले तो रियलिज्म डिप्लोमेसी के बारे में उन्होंने बताया है कि रियलिज्म डिप्लोमेसी का मतलब क्या है, थोड़ा प्रैग्मेटिज्म लेके आना, थोड़ा रियलिज्म लेके आना, है ना, आइडियलिज्म से थोड़ा दूर हटना, ताकि अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को कैसे एक देश मीट कर सकता है। और क्योंकि कल आर्टिकल हमने जापान और इंडिया के कंटेक्स्ट में करी थी, तो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक कंटेक्स्ट दिखाया कि जापान जो कि बहुत पैसिफाइड तरीका फॉलो करता था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जो कि बहुत आइडियलिज्म में बिलीव करता था, वो अब कैसे प्रेजेंट डेट में अब एक स्विच आ चुका है जापान के अंदर, और वहाँ पे रियलिज्म जो है उनकी फॉरेन पॉलिसी में आ चुकी है। तो चाहे वो उनकी डिफेंस कैपेसिटीज को बढ़ाने की बात है, डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाने की बात है, या जापान अगर मिलिट्री अलायंसेस या स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में एंटर कर रहा है, वेदर इट्स विद ऑस्ट्रेलिया और वेदर इट्स विद इंडिया और वेदर इट्स क्वाड, तो यहाँ पे ये बातें आ गई हैं। और उसी तरह से इंडिया का भी अगर हम शिफ्ट की बात करें, स्पेशली इन द लास्ट 30 years पोस्ट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, हम कैसे वो नॉन अलाइनमेंट से या शालबी से जो हम आइडियलिज्म से कैसे आज हम थोड़ा रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट कर चुके हैं। सिक्योरिटी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का बहुत कार्डिनल प्रिंसिपल है। बट क्या क्या चैलेंजेस इंडिया और जापान फेस करते हैं एज फार एज जब वहाँ पे वो अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, डिफेंस कैपेसिटीज़ को स्केल अप करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी वो फेस करेंगे चाइना से, राइट, बिकॉज जो डिपेंडेंसी है ट्रेड की हम बात करें तो इंडिया हैज़ अ ह्यूज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, राइट। वी स्टिल पबजी को डिलीट करने से या चाइनीज मेड फोन बाहर फेंकने से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ कम नहीं हो जाता। ठीक है, एंड देन अगेन वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ चाइना प्लेइंग चाइना बीइंग वेरी एक्सपेंशनिस्ट। सो फॉर एग्जांपल जैसे हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करते हैं, चाइना इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को काफी काउंटर करता है, सर्कमवेंट करता है बाय ग्रोइंग इट्स फुटप्रिंट इन द इंडियन ओशन रीजन। तो ग्वादर पोर्ट, हैमनतोता पोर्ट, चिटागांग पोर्ट, एंड सेम विद जापान, बिकॉज टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट्स तो इंडिया और चाइना के तो है ही हैं अक्रॉस दी एलएसी, लेकिन जापान के भी हैं। रिमेंबर द ईस्ट चाइना सी, इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, ओवर द सेनकेकू, ओवर द कंट्रोल ऑफ सेनकेकू और दयायू आइलैंड्स इज कंसर्न। एंड देन यहाँ पे वे फॉरवर्ड की बात लिखी गई है, सो ऑफ कोर्स विच इंक्लूड्स मोर रियलिज्म डिप्लोमेसी, बूस्टिंग national capabilities to deter the aggression to deter the Chinese aggression and reducing the dependency of imports on China। तो काफी अच्छे तरीके से उन्होंने आंसर लिखा है, और अंत में इन्होंने जो प्रिंसिपल है, जो कि प्रिंसिपल कॉइन किया था लेट शिंजो आबे ने, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, अबाउट द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, उस प्रिंसिपल के बारे में इन्होंने अंत में बात करी है। सो वेरी वेल डन महिमा, एंड आप इस आंसर को टेलीग्राम के ग्रुप में पढ़ सकते हैं और मॉडल आंसर भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ रिफॉर्म्स,
ना अब यहाँ पे दोस्तों क्या बात करी जा रही है, देखिए अब ये तो एक्सपेक्टेड था कि पैंडेमिक के चलते हमारी इकोनॉमी कोलैप्स करेगी ना। अक्सर ये भी कहा जाता है जब रिफॉर्म्स की बात आती है दैट हमको कोई एक बिग बैंग रिफॉर्म नहीं चाहिए, हमको छोटे छोटे रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। यू नो वी नीड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल रिफॉर्म्स ताकि हम अपनी इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट कर सकें, राइट नाउ। अब अगर हम पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की बात करें तो दैट हैज बीन क्वाइट बेटर देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। यू मस्ट बी रिमेंबरिंग अ टाइम, दिस वाज लास्ट ईयर, जब रिपोर्ट आई थी कि जो हमारा पहला क्वार्टर था 2020 का, उसमें हमारी जो जीडीपी थी वो 25% कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी ना। अभी रिसेंटली जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं कि भी जो हमारा जो अभी क्वार्टर निकला है 2022 में, अप्रैल टू जून जो पहला क्वार्टर था, उसमें हमने 13 to 13.5% जीडीपी ग्रोथ दिखाई है ना। क्वाइट सरप्राइजिंगली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो महंगाई की है जितनी बाकी देशों में है, चाहे वो जर्मनी है, वो यूके है, यूएस है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं देखने को, इंडिया में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। तो हमारी जो काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी की बात करें, इंजेक्टिंग मोर मनी, इंजेक्टिंग मोर फिस्कल स्टिमुलस, तो that has worked, that has worked, but nevertheless there is still necessity of reforms to take place. Now अब यहाँ पे बात करेगी ये होली ट्रिनिटी की। देखिए अब ये तो हमको पता है, बहुत बार हम ये बात करते हैं, इनफैक्ट जब ब्रिक्स की स्थापना करी थी ना, तो ब्रिक्स की स्थापना जब करी थी या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जब बनाया था, या AIIB की बात करें, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अगर हम बात करें, तो वो एक ये रीजन भी था कि कैसे जो IMF और वर्ल्ड बैंक की जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज कर सके, खास करके जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं। और दूसरी बात हमको ये भी पता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसको चलाने वाला कौन है, इनको वॉशिंगटन कंसेंसस भी कहा जाता है। जो एडवांस डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वेस्ट की, प्राइमरीली लेड बाय अमेरिका, वो इन कंट्रीज को, वो इन IMF और वर्ल्ड बैंक को ऑपरेट करते हैं, इनके अफेयर्स को रन करते हैं। नाउ इंडिया की ग्रोथ से फायदा वेस्टर्न देशों को भी है। नाउ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का जो पार्ट है वो हमको इन्होंने ही पढ़ाया है पिछले 30 सालों से। वो और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे थोड़ा जो अमेरिका था वो इनवर्ट हो रहा था, थोड़ा एक लग रहा था कि भी अमेरिका थोड़ा प्रोटेक्शनिज्म के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, लेकिन हमारे ग्रोथ का फायदा इन देशों को भी बहुत हुआ है। तो अगर आने वाले टाइम में हमारी और ग्रोथ होती है तो इन देशों को और फायदा होगा, हमको भी फायदा है। अब यहाँ पे हमारी ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली हम ज्यादा कैपिटल अट्रैक्ट कर पाएंगे, चाहे वो FDI हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। नाउ वी ऑब्वियसली हमारे इंटरेस्ट में है दैट वी नीड मोर कैपिटल, वी नीड मोर इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनफैक्ट इवन आत्मनिर्भर को कहा जाता था कि जी इंडिया बहुत प्रोटेक्शनिस्ट हो रहा है। सो वी क्लैरिफाइड दिस थिंग मेनी अ टाइम्स दैट लुक, हम सेल्फ सफिशिएंसी नहीं बट सेल्फ रिलायंस अचीव करना चाहते हैं। वी आर नॉट लुकिंग फॉर वी आर नॉट लुकिंग टू गो बैक टू बी दैट सोशलिस्टिक क्लोज्ड इकोनॉमी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हैविंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। अभी रिसेंटली, अभी आज की ही बात है, हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ भी साइन करा है। एंड बाय द वे ये जो स्टोरी है इंडिया बांग्लादेश की जो भी इनिशिएटिव्स इस विजिट में, शेख हसीना जी के विजिट में जो भी साइन करे गए हैं, आई विल टेक दिस अप वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली ऑन सैटरडे इन द फ्यू मिनट्स वीडियो। तो लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक का फोकस कहां पे रहता है, तो यहां पे होली ट्रिनिटी, तीन चीजों की बात करी गई कि स्ट्रक्चरल तरीके से लैंड रिफॉर्म्स हो, लेबर रिफॉर्म्स हो और बाकी मार्केट ओपनिंग रिफॉर्म्स हो। आपको याद रहेगा कि IMF ने जब हमको भी बेल आउट किया था इंडिया को 1991 में तो IMF ने हमको कंडीशनल बेसिस पे बेल आउट किया था। IMF ने ये कहा था दैट देखो हम आपको बेल आउट करें लेकिन यू हैव टू ओपन अप योर इकोनॉमी, राइट, यू कांट रिमेन द क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ये जो मार्केट ओपनिंग रिफॉर्म्स है, ऑफ कोर्स वी बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट, हमको इस बात का बहुत फायदा भी हुआ था, लैंड रिफॉर्म्स का, लेबर रिफॉर्म्स का। लेकिन अब ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि वी एज अ डेमोक्रेसी, वी एज अ डेवलपिंग कंट्री, वी कैन नॉट इग्नोर द कंसर्न्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री एट द कॉस्ट ऑफ दीज मार्केट ओपनिंग और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय द IMF और द वर्ल्ड बैंक। नाउ क्या लिबरलाइजेशन को एग्जॉस्ट कर दिया गया है? बहुत अच्छी चीज़ है लिबरलाइजेशन। आज हमारे पास बहुत चॉइसेस हैं बिकॉज हम एक मार्केट इकोनॉमी एरा में रह रहे हैं। यहाँ पे लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है। आज जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, जो कपड़े आप पहन रहे हैं, वो कपड़े बाहर विदेश में भी लोग पहनते हैं, ठीक है। वही ब्रांड्स जो आज, जिन ब्रांड्स को आप एक्सप्लोर करते हैं या जब आप मॉल्स में जाते हैं उन ब्रांड्स को देखते हैं, वही ब्रांड्स बाहर की हैं, बाहर भी वही लोग उन्हीं ब्रांड्स को देखते हैं। तो डेफिनेटली लिबरलाइजेशन का फायदा तो बहुत हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि लिबरलाइजेशन हैज इट रीच्ड अ पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स? देखिए और रिफॉर्म्स तो आने वाले टाइम में भी होंगे, स्टेट्स के बीच में कंपटीशन भी होगा, यानी कि स्टेट्स इन द सेंस अगर हम कंट्रीज की बात करें, उनके बीच में कंपटीशन भी होगा कि कौन ज्यादा मार्केट इन्फ्लुएंस को कैप्चर कर सकता है, ठीक है। लेकिन रिफॉर्म की जहां पे बात आती है, हमको भारत सरकार को रिफॉर्म्स करने हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स करने, लेकिन क्या वो रिफॉर्म्स फीजिबल है, प्रैक्टिकल है? अगेन
क्या वो रिफॉर्म हम एट द कॉस्ट ऑफ अपने लोगों के ऊपर कर रहे हैं? बिकॉज सी, अगर रिफॉर्म्स जो हो सकता है, कुछ रिफॉर्म्स जो हम लेके आए उसका फायदा डेवलप्ड इकोनॉमीज को ज्यादा हो, लेकिन हो सकता है कि हमारे लोगों को उसका फायदा ना हो, ठीक है? तो हमारा फोकस जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं किस पे होना चाहिए? वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो कि हमको फेवर करें, बिकॉज अभी हम एक डेवलपिंग कंट्री, हम एक डेवलप्ड कंट्री अभी नहीं बने हैं। नाउ अगर हम सजेशंस की बात करें फॉर द पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, ना एक तो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है कि चाइना से कैसे अपनी डिपेंडेंसी को हम कम कर सकते हैं। ना अब वी हैव दिस इनिशिएटिव, दिस सप्लाई चेन इनिशिएटिव which is led by Japan, India and Australia. इसको 2021 में शुरू करा गया था. Now whether it's rare earth elements, whether it's your active pharmaceutical ingredients or whether it's electronic products, whatever it might be, कैसे अपनी डिपेंडेंसी चाइना पे हम रिड्यूस कर सकते हैं। पैंडेमिक के टाइम पे लॉकडाउन्स थे और बहुत सारे देशों की जो इकोनॉमी थी डिपेंडेंट थी चाइना के ऊपर, बिकॉज दे ट्रेड अलॉट फ्रॉम चाइना एंड डेफिनेटली देवर सप्लाई साइड इशूज विच लेड टू दी कॉस्ट्स बीइंग वेरी इन्फ्लेटेड। सो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है फ्रॉम चाइना। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ नेट जीरो इकोनॉमी। वी वांट टू हार्नेस द ग्रीन इनिशिएटिव्स, रिन्यूएबल एनर्जी को हम हार्नेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत स्कोप आता है पैसे इन्वेस्ट करने का भी और इनोवेशन का भी। और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की बात इस सेक्टर में हो रही है तो यहाँ पे साथ में मौका है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का, और जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा तो वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट भी बहुत होगा, लोगों की कैपेसिटीज को और बढ़ावा देने का भी बहुत अच्छा मौका है, राइट, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी। बिकॉज टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेकेड हम सारे जो है, पूरा जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द ग्रीन इनिशिएटिव्स। एंड उसके साथ साथ जैसे हम रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करें तो गति शक्ति योजना जैसे कि यहाँ पे भारत सरकार ने पिछले साल इंप्लीमेंट करी थी कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करने की बात करें, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने की बात करें, ये सब बातें आती हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहेगा सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। नाउ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस आर्टिकल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो एक दो स्लाइड्स आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स को लेकर हमने पीछे भी बात करी थी। नाउ देखिए ऐसा है, अब एक रिकमेंडेशन काफी टाइम से आती जा रही है, हम न्यूज में पढ़ते रहते हैं कि सारे के सारे सरकारी बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दो। नाउ इट इज नॉट अ बैड आइडिया टू प्राइवेटाइज बैंक्स, बट अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट द फैक्ट कि सारे के सारे सरकारी बैंक्स को आपने प्राइवेटाइज करना है, क्या रेलिवेंट है। ये एक्यूजेशन होता है, ये एलिगेशन लगाया जाता है कि जो सरकारी बैंक्स हैं वो टैक्स पेयर्स के पैसे को ड्रेन कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को वो पैसे लोन में दे रहे हैं और जो लोन्स हैं वो एनपीएस बन रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बन रहे हैं, बैंक डूब रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट फ्रॉम द लास्ट 5-6 ईयर्स, इनफैक्ट अगर हम पिछले एक डेकेड की बात करें, द डेकेड बिटवीन 2011 to 20, तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो सरकारी बैंक्स थे, ठीक है, दे वर हैविंग वेरी पुअर बैलेंस शीट, ठीक है, दे वर इन लॉसेस, उनकी जो बैलेंस शीट थी दैट वाज इन रेड। बट अगर उससे पिछले डेकेड की बात करें, यानी कि 2000 से लेकर 2010 के डेकेड में, याद रहेगा आपको कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में, यूरोजोन क्राइसिस भी आया था, लेकिन तब हमारे सरकारी बैंक्स को बहुत प्रेज करा गया था और हमारे सरकारी बैंक्स ने बहुत बेटर परफॉर्म करा था, इनफैक्ट मच बेटर देन द प्राइवेट बैंक्स एज वेल। और चलो अब जितना मर्जी हम सरकारी बैंक्स को कह भी दें, बुरा भी कह दें, लेकिन जब सोशल इंक्लूजन की बात आती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आती है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात आती है, तो वहां पे कहीं ना कहीं सरकारी बैंक्स का रिकॉर्ड इज मच बेटर देन द प्राइवेट बैंक्स। ये बात हमने पहले भी कुछ टाइम पहले भी एक आर्टिकल में डिस्कस करी थी, ठीक है। नाउ अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बड़े हैं, जरूर बड़े हैं, बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मजबूरन फोर्स किया गया था कि आप बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लेंड करिए, पैसे आप जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको पैसे आप लोन में दीजिए, क्योंकि हमको इकोनॉमी में ग्रोथ देखना है, हमको डिमांड बढ़ाना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की जो डिपेंडेंस, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो डिपेंडेंसी थी वो किसके ऊपर थी? सरकारी बैंक्स के ऊपर थी। लेकिन अब डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज के कारण वो प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पाए, which resulted in these loans turning into non-performing assets as well. Now, but again, सरकारी बैंक्स जो हैं, they are trusted by a significant population, even though आज के टाइम पे जो मोस्टली प्राइवेट कंपनीज हैं वो प्रेफर करती हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए भी प्राइवेट बैंक्स में अकाउंट खोलना, जो सैलरी अकाउंट्स खोलना। बट प्राइवेट बैंक्स ने इतना अच्छा रिकॉर्ड शो नहीं करा। अगर हम जनधन योजना की बात करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, तो यहाँ पे सरकारी बैंक्स का काफी अच्छा रिकॉर्ड था। तो जो सरकारी बैंक्स है, दे कैन लेवरेज देयर एडवांटेजेस इन लो कॉस्ट डिपॉजिट्स, ठीक है। रूरल अगर हम पेनिट्रेशन की बात करें, रूरल एरियाज में सरकारी बैंक्स की आउटरीच की बात करें, तो वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू द प्राइवेट बैंक्स। ये बात भी समझनी जरूरी है कि जितना मर्जी हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स की बात कर लें, लेकिन प्राइवेट बैंक्स अकेले दे कैन नॉट इंक्रीज द क्रेडिट एडिक्वेटली, ठीक है। और स्पेशली एट अ टाइम जब लेंडिंग जो है फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक्स दैट हैज स्लोड डाउन। या तो अब आपके सामने एक ऑप्शन है, या तो आप ये करें कि ठीक है,
पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अलाउ करें कि भी वो compete करें एक दूसरे के साथ, रिसोर्सेज रेस करें, फंड्स को रेस करें। जो तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जहां पे अच्छी गवर्नेंस स्टैंडर्ड है, जो कि अच्छा फंड मोबिलाइज कर पा रहा है, तो वो ठीक है, वो सरकारी बैंक या सरकारी बैंक रहे। जो कि नहीं compete कर पा रहा है, जो कि इनएफिशिएंट है, जहां पे जो गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं ज्यादा अच्छी नहीं है, देन लेट दैट पेरिश। ठीक है, जो परफॉर्म कर रहे हैं रिवॉर्ड दैट, जो नहीं परफॉर्म कर रहा पेरिश। ठीक है, और जो नहीं परफॉर्म कर रहा आप उसको थ्रू मर्जर या एक्विजिशन या उसको आपने प्राइवेटाइज करना है, तो वो आप ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। चाइना भी तो यही कर रहा है। हालांकि चाइना में अभी भी पब्लिक सेक्टर बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अगर कहीं पे किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जो पब्लिक सेक्टर अगर एंटिटी है, अगर वो श्रिंक कर रहा है, यानी कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वहां पे मौका मिलता है प्राइवेट सेक्टर को टू ग्रो फास्टर। तो इंस्टेड ऑफ आउटराइटली सेइंग कि सारे के सारे सरकारी एंटिटीज को आप प्राइवेटाइज कर दो, जो तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको ना करो ना प्राइवेटाइज, उसको रहने दो वैसे जैसा भी है। क्योंकि जब रिफॉर्म्स की बात आती है, हम एक स्ट्रोक के साथ ये अगर कह दें कि हम सारे के सारे बैंक्स प्राइवेटाइज कर देंगे, क्या वो हमारी इकोनॉमी के लिए, क्या वो हमारे लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा? बिकॉज अगेन अभी हमने पीछे बात करी कि रिफॉर्म्स जब आप लेके आना चाहते हैं, चाहे वो छोटा रिफॉर्म हो चाहे वो बड़ा रिफॉर्म हो, उसमें फीजिबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी का कंपोनेंट देखना भी बहुत जरूरी है। तो दैट इज नॉट वाइज, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल कि आप उन बैंक्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देन एक्सचेंज रेट की बात करें, ठीक है, एक जमाने में आज से 30 साल पहले $1 8 का होता था, आज वही $80 80 का है। लेकिन क्या इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा हुआ है? इसके चलते दैट हैज नॉट ब्रॉट अबाउट अ सस्टेन्ड राइज इन आवर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब देखिए, अब इन्फ्लेशन, अब हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की बात करते हैं। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी है, रशिया यूक्रेन लड़ाई है, तेल के दाम बहुत महंगे हैं, राइट। अब इसका इंपैक्ट इसका क्या होता है? जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मॉनेटरी टाइटनिंग होती है, ठीक है, रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, और रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है तो कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा क्रिटिकली हिट होता है? रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर जो कि बहुत इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है। वो क्यों? क्योंकि जब आपका रेपो रेट ज्यादा इंक्रीज करता है, हम इन्फ्लेशन इंपोर्ट कर रहे हैं, तेल के दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई है, फाइन, जब रेपो रेट इंक्रीज होता है तो लोन लेना, क्रेडिट लेना बैंक्स में से और ज्यादा महंगा पड़ जाता है, एंड दैट इंपैक्ट्स द रियल एस्टेट सेक्टर द मोस्ट। बिकॉज अगेन रियल एस्टेट सेक्टर में एक तो देखिए डिमांड बहुत है, अब लोगों के पास पैसे हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो शहरों में आ रहे हैं तो वो घर भी चाहेंगे, फ्लैट्स भी चाहेंगे, और रियल एस्टेट सेक्टर बहुत सारे लोगों को भी इंप्लॉय करता है। ठीक है, सो अगेन दैट हैम्पर्स द इकोनॉमी। नाउ अगला आर्टिकल दोस्तों जो हम डिस्कस करेंगे, द आइडिया ऑफ क्लाइमेट रेपरेशन। रेपरेशन यानी कि रिपेयर करना, है ना, कोई चीज डैमेज हुई है उसको अमेंड करना, उसका रिपेयर करना। किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में देखिए बहुत भयंकर फ्लड्स आए हैं, हम न्यूज में देखते रहते हैं, इमेजेस आती रहती हैं, बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी है, बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान भी हुआ है। पाकिस्तान की इकॉनमी वैसे भी बहुत स्ट्रगल कर रही है, काफ़ी अच्छी सिचुएशन में तो पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं है। ठीक है, अब पाकिस्तान ने ये बोला कि देखो हमारी तो इतनी कोई गलती नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के चलते, दैट हम इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दैट एक तो इतनी बात, हमारी इतनी आबादी भी नहीं है, ठीक है, अभी इतने इंडस्ट्रियलाइज भी नहीं हुए हैं, ठीक है, इतनी यहाँ पे हमारी जानें जा चुकी हैं लोगों की, फ्लड्स आए हैं, इतनी सारी डिजास्टर्स हुए हैं, तो भाई हम अपील करते हैं अमीर देशों को कि भाई आप हमको पे करिए, आप हमको पैसे दीजिए, ताकि जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं क्लाइमेट चेंज की, जो अनसीजनल रेन्स हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, उससे हम बाहर निकल के आ सकें। नाउ क्या ये पहली बार है कि कोई देश अमीर देशों को अक्यूज कर रहा है कि ये आपकी गलती के कारण है कि आप पहले इंडस्ट्रियलाइज हो गए थे, इस करके आज हम सफर कर रहे हैं? नहीं, पूरा का पूरा जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, खास करके जो छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं, अक्सर ये बात हम डिस्कस करते रहते हैं कि अगर आइस कैप्स मेल्ट करेंगी तो सी लेवल राइज होगा, और अगर सी लेवल राइज होगा सबसे ज्यादा खतरा किसको है? जो हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं, जो हमारे आइलैंड स्टेट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा खतरा है। तो जो डेवलपिंग देश हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो बहुत टाइम से इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म के चलते हमको कॉम्पनसेट किया जाए, कि ये हमारी गलती नहीं है कि इस तरह की अनसीजनल रेनफॉल हो रही है, साइक्लोन्स आ रहे हैं, गर्मी बहुत हो रही है, फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, कि भी जो जिम्मेवार है वो तो डेवलप्ड देश ही जिम्मेवार है। ठीक है, तो जैसे पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल कि जिसने पोल्यूशन क्रिएट किया है, जिसने नुकसान वातावरण को किया है, वही हर्जाना भरे, हम इसका हर्जाना क्यों भरे? ठीक है, नाउ पोल्यूटर पेस की जहां पे बात आती है, तो ये जो प्रिंसिपल है पोल्यूटर पेस, दिस मेक्स द पोल्यूटर, जो पोल्यूशन क्रिएट करने वाला, लायबल फॉर पेइंग नॉट जस्ट फॉर द कॉस्ट ऑफ रेमेडियल एक्शन, लेकिन उन विक्टिम्स को भी कॉम्पनसेट करना जो कि इस एनवायरमेंटल डैमेज के शिकार बने हैं। अब यहाँ पे जो पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल है, ये किसके टुवर्ड्स ओरिएंट किया जा रहा है? स्पेशली द डेवलप्ड कंट्रीज,
जहां पे डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले आ चुकी थी, 1850s के बाद ही आ चुकी थी। यूएस है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन विच इंक्लूड्स द यूके एज वेल, दो यूके इज नॉट, यूके इज ऑब्वियसली यूके इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, बट अगेन दीज countries, the countries of European Union, UK and US, they account for over 50% of all the emissions, जो कि 1850 के बाद आज तक जो हुई हैं, और ये जो देश से पहले इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुके थे। तो ऐतिहासिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब देखिए चलो क्लाइमेट चेंज तो पूरी दुनिया को ही इंपैक्ट करता है, ये कहना कि किसी की जिम्मेवारी ज्यादा होनी चाहिए, किसी की जिम्मेवारी कम, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। हम बार बार बात करते हैं ना कि अब अगर ठीक है, अगर हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डजंट मीन कि आज हम इस बात का फायदा उठाएं और आज हम नेचर को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करें जितना एक्सप्लॉइट इवन अमेरिका ने या यूके ने नहीं किया होगा। ठीक है, अब अगर हम अपनी बात करें, हम थर्ड लार्जेस्ट एमिटर कहलाए जाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, लेकिन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली 3% ऑफ द हिस्टोरिकल इमिशंस। चाइना की बात करें तो चाइना भी चलो हमारे साथ ही था, हमारी लीग में ही था 1970s में, 80s में, लेकिन आज चाइना कितना परसेंट रिस्पॉन्सिबल है? 15% रिस्पॉन्सिबल है ऑफ द हिस्टोरिकल इमिशंस। लेकिन चाइना भी अपने आप को डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस से नहीं बाहर निकालना चाहता। ठीक है, अब इंपैक्ट जो है ग्लोबल चेंज का, वो क्लाइमेट चेंज का, वो ग्लोबल है। लेकिन यहां पे एक और टर्म आ जाती है, आपने ये टर्म एनवायरनमेंट में बहुत बार पढ़ी भी होगी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। के कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि हमने वातावरण को प्रोटेक्ट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, लेकिन जो जिम्मेवारी अमीर देशों की वो ज्यादा बनती है टुवर्ड्स द गरीब देश, स्पेशली अगर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात आती है या अगर उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फंड्स मोबिलाइज करने की बात आती है, जहां पे गरीब देशों के पास वो टेक्नोलॉजीज हैं जिसके चलते वो मिटिगेट कर सकते हैं फ्रॉम द इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। नाउ अब अगर हम बात करें लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल की, तो जो यूएन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है 1994, तब से इसके बारे में बात करी जा रही है, जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स थे ऑफ द ग्लोबल एफर्ट टू फाइट क्लाइमेट चेंज। तो हम पिछले 30 सालों से क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ा जा सकता है उसकी हम बातें कर रहे हैं, और यहाँ पे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो भी इंश्राइन था। लेकिन एक बात समझने वाली ये है कि 1994 में इतने सारे डिजास्टर्स नहीं हो रहे थे, आज 30 साल हो गए हैं ना, 1994 को चलो 28-29 साल हो चुके हैं, लेकिन आज जो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट है, इतने फ्रीक्वेंट पहले नहीं होते थे। ठीक है, नाउ इट मेक्स इट वेरी क्लियर 1994 में दैट द रिच कंट्रीज दे हैव टू प्रोवाइड फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों टू द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल था 1996 में, 1997 में, बेग योर पार्डन। ठीक है, तो वहां पे 1997 में भी ये बातें बहुत करी गई थी कि जो डेवलप्ड देश है उनको डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा असिस्ट करना पड़ेगा, डेवलप्ड देश को अपनी ग्रीन हाउस गैस इमिशन में रिडक्शन लेके आना पड़ेगा एज कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि वो ज्यादा जिम्मेवार है वातावरण को प्रदूषित करने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब यही जो प्रिंसिपल था जो कि 1994 में जो बातचीत शुरू करी गई थी, 2009 में कोपेनहेगन में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 हुआ था, तो वहां पे ये बात तय करी गई थी कि जो डेवलप्ड देश है ना, वो हर साल डेवलपिंग देशों को $100 बिलियन का जो अमाउंट है वो देंगे, जिसके चलते जो ग्रीनर टेक्नोलॉजीज हैं या जो एफर्ट्स हैं जो कि डेवलपिंग देशों को चाहिए टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, खास करके जो फंडिंग डेवलपिंग देशों को चाहिए, तो इस फंड में से वो राहत ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी COP26 में पिछले साल यूके में ग्लासगो में मोदी जी ने कहा था कि बिलियंस में नहीं अब, लेकिन हमको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अब फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट और ज्यादा है, तो ये प्रोमिसेस अभी भी अनकेप्ट है। ठीक है, दिस प्रॉमिस इज येट टू बी मेट। ये जो $100 बिलियन प्रति जो साल का जो अमाउंट था, दिस इज नॉट मेंट फॉर लॉस एंड डैमेज। क्लाइमेट डिजास्टर्स, जस्ट एज आई सेड, दैट वाज नॉट वेरी रेगुलर इन 1994, और एज सच जो यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क है फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दिस डज नॉट मेक अ मेंशन ऑफ लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म डायरेक्टली और एक्सप्लिसिटली। ठीक है, ये जो डिमांड था दैट स्टार्टेड इमर्जिंग मच मच लेटर। क्या आप जानते हैं यहाँ पे वॉर्सो यानी कि जो कैपिटल है पोलैंड का, वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म, ये सेटअप किया गया था 2013 में फॉर लॉस एंड डैमेजेस, यानी कि 1994 से लेकर 2013 तक, यानी कि आप लगा सकते हैं लगभग बीच में 19-20 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो यानी कि 2013 में लॉस एंड डैमेजेस को लेकर ज्यादा बातें मोबिलाइज करी गई हैं। ठीक है, तो ये पहली बार फॉर्मली एक्नॉलेज करा गया था कि भी जो डेवलप्ड देश है उनकी ज्यादा जिम्मेवारी बनती है, बिकॉज उन्होंने वातावरण को ज्यादा प्रदूषित करा है, और जो क्लाइमेट डिजास्टर्स हो रहे हैं उसका जिम्मेवार जो है वो डेवलप्ड देश है। और जिसको फिर से इस्टेब्लिश करा गया था COP19 में, तो यानी कि वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म जब बनाया गया था, दैट वाज द टाइम जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19 कंडक्ट करी गई थी वॉर्सो यानी कि पोलैंड की राजधानी में 2013 में। ठीक है, ना ग्राउंड रियलिटी की बात करें, ठीक है, लेकिन प्रोग्रेस जो है इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में, दैट हैज बीन वेरी वेरी स्लो। नाउ जो डिस्कशंस थी अंडर दिस मैकेनिज्म, दिस हैज फोकस मेनली ऑन कि कैसे नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं लॉस एंड डैमेज के बारे, कैसे डायलॉग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई फंडिंग मैकेनिज्म कंप्लीटली यहाँ पे निकल के सामने नहीं आ पा रहा। और पिछले साल
जो यूके में ग्लासगो में जो COP26 हुआ था, वहां पे डिसाइड करा गया था कि 3 साल की टास्क फोर्स को सेटअप करा जाएगा जो कि इसके फंडिंग अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कशंस के ऊपर ही भी एम्फेसिस किया जा रहा है, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा। अब उम्मीद है जो COP27 जो कि शर्म एल शेख इजिप्ट में होगा, वहां पे इस इशू को और उठाया जाएगा और यहां पे लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म को लेकर सीरियस तरीके से बात करी जाएगी। अब देखिए, इस बात का अंदाजा लगाना कि कितना लॉस हुआ है क्लाइमेट चेंज के कारण, ये तो देखिए इसका अनुमान लगाना आसान काम नहीं है। ठीक है, चलो आज के टाइम पे साइंटिस्ट के पास बहुत सारे तौर तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, जहां पे वो एक फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का कितना रोल है। फ्लड्स आए हैं, साइक्लोन्स आए हैं, कुछ भी हो, हीट वेव्स हो, उसका कितना रोल है। ठीक है, विच हैज टू प्ले इन अ पर्टिकुलर एक्सट्रीम इवेंट, कि भाई क्लाइमेट चेंज के कारण फ्लड्स आएंगे, क्लाइमेट चेंज के कारण ये बहुत गर्मी पड़ रही है, क्लाइमेट चेंज के कारण हीट वेव्स है, या कोई और फैक्टर है उसके पीछे, है ना, कि कोई और ज्योग्राफिकल फैक्टर है। लेकिन साइंटिस्ट भी इस बात को इतना एक्यूरेटली तो नहीं बता सकते हैं। नाउ लेकिन व्हाट अबाउट द लॉसेस ड्यू टू मिस गवर्नेंस? तो देखिए, अभी बेंगलुरु में भी फ्लड्स बहुत भयंकर आए हुए हैं, उसके इमेजेस हम देख सकते हैं, न्यूज़ में वो इमेजेस भी फ्लोट कर रहे हैं। नाउ अब वो चलो फ्लड्स आए हैं, नाउ दैट कुड बी क्लाइमेट चेंज, लेकिन दैट कुड ऑल्सो बी कि जो फ्लड्स इतने ज्यादा, जो डेवास्टेटिंग फ्लड्स अभी जो लोगों की लाइफ को जो बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, दैट कुड ऑल्सो बी लैक ऑफ गवर्नेंस, लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, लैक ऑफ एफिशिएंट अर्बन प्लानिंग। हम बार बार अर्बन मिस गवर्नेंस के ऊपर बात करते रहते हैं कि हमारी सिटीज, हम कहने को तो स्मार्ट सिटीज डिजाइन करना चाहते हैं, बट हम कितना वेल तरीके से अर्बन तरीके से उसको प्लान कर रहे हैं। ठीक है, हम अर्बन प्लानिंग हमारी कितनी एफिशिएंट है, वहां पे भी डाउट रेज होता है। ठीक है, तो मुंबई है, बेंगलुरु है, कहने को तो बहुत बड़े बड़े शहर है, मेट्रो सिटीज हैं, लेकिन वहां पे फ्लड्स आते हैं। ठीक है, आधे दिन में पूरा का पूरा यहाँ पे सड़क भर जाती है। ठीक है, बिल्डिंग्स में इतना पानी आ जाता है, क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं वहां पे जो अर्बन प्लानिंग है वो बहुत पुअर है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है। अंत में दोस्तों बात हम करेंगे एट वॉस्टॉक 22 व्हाई इज इंडिया नॉट जॉइनिंग द नेवल ड्रिल। तो दोस्तों पहले तो आपको ये बता दूं कि अभी आज यानी कि आज ही कंक्लूड करेगी ये जो मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइज थी, रशिया इसको होल्ड कर रहा था। इसमें 13 और देश शामिल थे, विच इंक्लूड्स इंडिया एंड चाइना। ठीक है, अब जो एक्सरसाइजेस हैं वॉस्टॉक 2022, अब ये जो यानी कि वॉस्टॉक 2022 मींस जो इस साल में जो वॉस्टॉक एक्सरसाइज करी गई है, ये कहां कंडक्ट करी गई है? रशिया के फार ईस्टर्न रीजन में, साइबेरिया की बात करें, सी ऑफ जापान की बात करें, सी ऑफ ओखोत्स्क की बात करें। अब इसमें चलो ये तो रेगुलरली हर साल होती है एक्सरसाइज, लेकिन नई बात क्या है कि ये पहली एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो कि इस साल में कंडक्ट करी गई है अंडर द लीडरशिप ऑफ रशिया, स्पेशली आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर, जिसका अभी 7वां महीना शुरू हो चुका है। ठीक है, नाउ तो पहले रशिया फार ईस्ट रीजन की मैंने बात करी, तो यहाँ पे हम मैप में देख लेते हैं। ये है हमारा साइबेरिया, यहाँ पे सी ऑफ ओखोत्स्क आ जाता है, जहाँ पे आपका साकिलिन आइलैंड्स और क्यूरल आइलैंड्स भी लोकेटेड हैं, जो कि डिस्प्यूट है बिटवीन जापान एंड रशिया। एंड देन यू हैव योर सी ऑफ जापान, सो दिस इज द फार ईस्टर्न रीजन ऑफ रशिया, और यहाँ पे ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट करी जा रही हैं। नाउ विच आर द कंट्रीज विच आर पार्टिसिपेटिंग? दीज आर द 13 कंट्रीज जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें से इंडिया और चाइना इकट्ठे इस एक्सरसाइज में है। ठीक है, जिसमें 50,000 से ज्यादा जो ट्रूप्स हैं वो मोबिलाइज करे गए हैं, एंड दिस इंक्लूड्स 140 एयरक्राफ्ट एंड 60 वॉरशिप्स एज वेल। लेकिन हमारा अगर हम अपनी बात करें तो हम मिलिट्री ड्रिल्स में तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम पहले भी करते आ रहे थे। कोई ऐसी बात नहीं कि पहली बार हमने रशियन लेड कोई ऐसे एक्सरसाइज में हमने कोई पार्टिसिपेशन करा है। लेकिन हम नेवल एक्सरसाइजेस में, नेवल ड्रिल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वाई? जो नेवल एक्सरसाइजेस हैं दे आर बीइंग हेल्ड इन द सी ऑफ ओखोत्स्क एंड द सी ऑफ जापान, जहां पे यानी कि नियर द डिस्प्यूटेड साउथ क्यूरल आइलैंड्स। नाउ अब हम यहां पे पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज जो डिस्प्यूट है साउथ क्यूरल आइलैंड्स का, तो ये डिस्प्यूट जापान और रशिया के बीच में है। नाउ वी आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ जापान। हम फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की जब बात करते हैं, या जब हम क्वाड की बात करते हैं, या अभी हमने कल भी जो आर्टिकल डिस्कस किया था इंटर जापान को लेकर, तो हम काफी कन्वर्जेंस दिखा रहे हैं। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कॉमन बिटवीन इंडिया एंड जापान अपार्ट फ्रॉम बीइंग डेमोक्रेसीज, बिकॉज बोथ इंडिया एंड जापान बीइंग वेरी गुड फ्रेंड्स, दे आल्सो वांट टू कंटेन द बेलिजरेंस ऑफ चाइना इन द इंडो पैसिफिक। सो दैट डजंट मेक एनी सेंस कि हम उसी एरिया में रशिया और चाइना के साथ नेवल एक्सरसाइजेस हेल्ड करें जो कि डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन जापान एंड रशिया। तो इस बात का हमने खास ख्याल रखा है। सो दोस्तों ये है हमारा सी ऑफ ओखोत्स्क, दिस इज द साखलिन आइलैंड्स एंड दिस इज द क्यूरल आइलैंड्स। सो डिस्प्यूट, सो टेरिटोरियल क्लेम्स जो हैं, सो दिस इज अगेन डिस्प्यूट बिटवीन जापान एंड योर रशिया। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट दिस इन अनदर वीडियो एज वेल, जो डिस्प्यूट है साखलिन आइलैंड्स और क्यूरल आइलैंड्स का। नाउ बट नेवरदलेस जो रिएक्शन है अमेरिका का वो क्या है? अब अमेरिका ने तो बहुत कंसर्न्स रेज करे कि दैट हाउ कैन दीज कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, चलो चाइना के तो छोड़ो, लेकिन इंडिया कैसे रशिया के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट कर सकता है, खास करके जब अभी 7वां महीना शुरू हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर का। लेकिन हमारा जो, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन की बात करें अरिंदम बागची, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि कोई नई बात तो नहीं है, हम रेगुलरली पार्टिसिपेट करते रहते हैं डिफरेंट मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस में, चाहे वो रशियन लेड हो या चाहे वो इवन अमेरिकन लेड हो।
या चाहे अगर वो बायलेटरल एक्सरसाइजेस की भी बात करें तो जैसे इंडिया और अमेरिका के बीच में नेक्स्ट मंथ युद्ध अभ्यास जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट किया जाएगा उत्तराखंड में। तो आर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज सेइंग दैट दिस इज नॉट अ न्यू थिंग एंड दिस शुडंट बॉदर अमेरिका कि भाई हमारी अपनी एक गुडविल है जो कि रशिया के साथ हम शेयर करते हैं, बट हाँ हमारा भी अपना एक ख्याल हम यहाँ पे रख रहे हैं ना कि हम वहाँ पे साउथ कुरल आइलैंड्स में या साकलिन आइलैंड्स में हम वो एक्सरसाइज नहीं, नेवल एक्सरसाइज नहीं कंडक्ट कर रहे हैं बिकॉज दैट विल कॉज अ लॉट ऑफ कंसर्न टू जापान। नाउ व्हाट, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स हैं आप इन 4 पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं कि मैसेज इंडिया क्या भेजना चाहता है टू द वेस्ट। तो एक पहली बात तो ये कि देखो कि आपने जितना मर्जी रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाना है डिस्पाइट द यूक्रेन वॉर, वी स्टिल वांट टू कंटिन्यू एंड कंसोलिडेट द रिलेशनशिप विद रशिया, राइट? वी आर नॉट गिविंग अप ऑन रशिया, राइट? सो वी कैन नॉट एंड अप प्लीजिंग अमेरिका एंड एंड अप लूजिंग आवर फ्रेंडशिप विद रशिया। दूसरी बात बैलेंस एंड नॉन अलाइनमेंट की बात आती है। तो हम तो इंडो पैसिफिक में भी बहुत डिफरेंट एक्सरसाइजेस, चाहे वो क्वाड एक्सरसाइजेस हो, ठीक है, चाहे वो मालाबार नेवल एक्सरसाइज की बात करें, तो हम तो अमेरिका के साथ बायलेटरल एक्सरसाइज की बात करें तो हम तो वहां पे भी वो एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर ही रहे हैं, चाहे वो नेवल हो चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो, और साथ के साथ हम रशिया के साथ भी कर रहे हैं कंडक्ट, ठीक है। तो अगेन हमने बैलेंस बना के रखा हुआ है। तीसरी बात that okay, we are conducting these exercises with Russia, but we are very concerned about the sensitivity to Japan's concerns as well. So that is why we're not involving ourselves in the naval drills in the far eastern region. And चौथी बात, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में 13 देश हैं जिसमें इंडिया और चाइना इकट्ठे इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया और चाइना के बीच में पिछले 2 साल में तनाव है अक्रॉस दी LAC, 3 साल हो जाएंगे अब तो, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट हम चाइना के साथ इस एक्सरसाइज में एंगेज कर रहे हैं। दैट डजंट मीन कि हम एक बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच के साथ चाइना के साथ काम करना चाहते हैं। जैसे वांग यी ने कहा था जब वो इंडिया आए थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया एंड चाइना सीम्स टू बी ऑन द सेम पेज एज फार एज द रशिया यूक्रेन वॉर इज कंसर्न। सो वी आर सेइंग दैट लुक, वी कैन नॉट से दैट हम बिजनेस एज यूजुअल फॉलो करेंगे चाइना के साथ। यू नो एंगेज विद अस, वी रेडी टू एंगेज विद यू, वी रेडी टू हैव अ डायलॉग विद यू। हम अपने जो बायलेटरल इश्यूज हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको रिजॉल्व भी करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम आपके साथ इस फोरम में भी एंगेज करने को विलिंग है। तो ये 4 जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं वो किसके पर्टिनेंट है? व्हाट इज द मैसेज इंडिया इज सेंडिंग आउट टू द वेस्ट बाय एंगेजिंग इन दिस वॉस्टॉक 22 मिलिट्री एक्सरसाइज। तो दोस्तों ये हमारे 3 आर्टिकल्स थे, और जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है वो क्या है? डिस्कस द वल्नरेबिलिटी ऑफ फ्लड्स इन द साउथ एशियन रीजन, हाउ कैन गुड गवर्नेंस मिटिगेट द एडवर्सेरियल consequences, the bad consequences of floods in South Asia। 250 वर्ड्स में आपने आंसर करना है। नाउ बिफोर आई लीव आई मस्ट ऑल्सो टेल यू दोस्तों, जैसे कुछ एडवर्टाइजमेंट रहती है हमारी जो आपके साथ हम शेयर करते हैं बिफोर कंक्लूडिंग द डिस्कशन। सो दोस्तों जैसे आपको मैंने कल भी बताया था, मैं आपको रोज बताता रहूंगा कि हमारा प्रीलिम्स का 2023 का एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी है। नाउ मोस्ट ऑफ यू, अगर आप 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, आप सेल्फ स्टडी के जरिए अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप वीडियोस देख के अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम्स हम रन कर रहे हैं, जहां पे आप हमारे मेंटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कभी भी कॉल्स के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप गाइडेंस ले सकते हैं, अपना शेड्यूल बना सकते हैं, अपना टाइम टेबल बनवा सकते हैं। और अगर गाइडेंस मेंटरशिप के साथ आपको टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, प्राइस आपके सामने है, एंड यहाँ पे आप कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं प्रीलिम्स 2023, इस पे 33% आपको ऑफ मिलेगा, ठीक है। नंबर क्या है? 1800890303। आई विल सजेस्ट कि अगर आपने कॉल करना है तो प्लीज कॉल करिए 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। एंड उसी तरह से दोस्तों हमारा जो बैच 5 है वो भी लॉन्च हो चुका है। रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 सितंबर यानी कि डे बिफोर येस्टरडे शुरू हो चुकी थी। क्लासेस जो हैं तो इसमें प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हमारी रहेंगी, तो चाहे वो सोशियोलॉजी का कोर्स आप लेना चाहते हैं, PSIR का, GS कंप्लीट GS का, है ना, कंप्लीट GS, एथिक्स है, IR है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, सोशल इशूज है, एवरीथिंग, ठीक है, essay भी है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज इसमें डिस्कस्ड होंगे, और सारे के सारे इसमें कंटेंट लेक्चर्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, और यहाँ पे भी एक डिस्काउंट कोड है आपके सामने। डिस्काउंट कोड का नाम है अर्ली बर्ड, ठीक है। नाउ दिस इज वैलिड टिल द 11th ऑफ सितंबर, तो आप इससे पहले इसको अप्लाई करके आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। और अगेन नंबर सेम रहेगा 1800890303, जहां पे कॉल करके आप फर्दर असिस्टेंस ले सकते हैं। सो दोस्तों मैं आपसे लेता हूं इजाजत, हम मिलेंगे कल और चर्चा के साथ। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।